हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आज बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है, लगभग 12 से 13 वीडियो इस चैनल पर पड़ चुकी हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीपीएससी आरओ की अलग से, ठीक है। उस पर आपके दोस्तों मैंने वहाँ पर वर्ल्ड जियोग्राफी और आपका हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करा दिया है अच्छे से। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनके आधार पर जो बनने वाले आपके टॉपिक से जिनसे क्वेश्चन बनेंगे शॉर्ट नोट्स में है। आपको देखिए राइटिंग पर नहीं जाना है, आप केवल देखना है कितना आपको डाटा मिल रहा है। उस डाटा को आपको बार बार सुनने का प्रयास करना है, उससे आपका रिविजन अच्छा हो जाएगा। ये मेरा मानना है। आप उसे देख भी सकते हैं, आपको उससे फ़ायदा जरूर मिलेगा। आप क्वेश्चन लगाएंगे आपको अंतर समझ में आएगा। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसका जहाँ तक एक वीडियो और आएगा और आपकी इंडियन ज्योग्राफी पूरी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, आपको पता होना चाहिए ऊपर की तरफ भारत में क्या है। ये मुझे मैप है भारत का, ठीक है। ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं, ये लद्दाख से अफगानिस्तान की सीमा लगती है, जम्मू एंड कश्मीर से पाकिस्तान की, पंजाब की, राजस्थान की पाकिस्तान से लगती है और गुजरात की पाकिस्तान से लगती है। चाइना की देखिए किससे किससे लगती है, लद्दाख से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, और आपकी क्या कहते हैं सिक्किम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, ठीक है। इसके बाद म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार की अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नागालैंड से लगती है, मणिपुर से लगती है, मिजोरम से लगती है। अब बात करते हैं हम बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की देखिए वेस्ट बंगाल से लगती है, असम से लगती है, मेघालय से लगती है, त्रिपुरा से लगती है और मिजोरम से लगती है। ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए गुजरात के तट में कच्छ की खाड़ी पड़ती है, ठीक है। और एक गुजरात के नीचे इधर चले जाएंगे आप तो खंबात की खाड़ी भी यहीं पर पड़ती है, ठीक। ये अरब सी है इस तरफ, गुजरात की तरफ बे ऑफ बंगाल है आपका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तरफ, ठीक है। यहाँ पर पाक स्टेट पड़ता है जो गल्फ ऑफ मन्नार को आपकी क्या कहते हैं बे ऑफ बंगाल से जोड़ने का काम करता है, ठीक। इसका देखिए कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है ये आपको पता होना चाहिए। कर्क रेखा यदि गुजरने की बात करते हैं कहाँ कहाँ से गुजरती, देखिए गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से, एमपी से, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से आपकी गुजरती है। यहाँ पर ध्यान देना है मणिपुर से नहीं गुजरती है, कई बार ये गलती होती है। और साथ में यूपी से भी ये नहीं गुजरती है, ये आपको ध्यान देना है। यूपी से कौन सी रेखा गुजरती है, तो मानक रेखा जो कि समय की है वो गुजरती है। जब मानक समय रेखा पूछेगा तब आपकी यूपी से गुजरती है, वो भी कहाँ से, नैनी, आपके प्रयागराज या मिर्जापुर, दो ऑप्शन रहता है, दो में से एक ही रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे एक साथ, ठीक। इसके बाद देखिए एक मैगानॉट रेखा होती है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आया था तो मैंने इसको यहाँ पर पॉइंट कर दिया था। तो मैगानॉट रेखा किसके किसके मध्य, फ्रांस और जर्मनी के मध्य, ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। इसे देखिए जो चीज़ें आपको देखिए नई बार पहली बार सुनने को मिलती है तो आप मैप खोलिए या तो मोबाइल में या आपकी क्या कहते हैं एटलस खोलिए, उसमें आप फ्रांस और जर्मनी के बीच में देखेंगे तो आपको मैगानॉट रेखा दिख जाएगी जो आपके दिमाग में याद रहेगी। विश्व में भारत का एरिया कितना है, 2.4% है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए जनसंख्या पॉपुलेशन का परसेंटेज विश्व में कितना है भारत का। कर्क रेखा की बात करते हैं, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कहते हैं, ये 8 स्टेट से गुजरती है, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब ये देखिए भारतीय मानक समय रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यही है आपकी जो नैनी से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कई चीज़ें ये हो गई हैं, लेकिन इनको एक बार और रिवाइज कर लीजिए आप, ठीक है। वो भी आपको मैंने बता दिया है एक अलग वीडियो में, ये चीज़ भी बताई मैंने थी हिमालय की रेंज। तो देखिए यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा एक प्रकार से। ट्रांस हिमालयन की बात करते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर इसी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। लघु और मध्य हिमालय जिसे कहते हैं, ये धौलाधर पर्वत इसी के अंतर्गत आता है। किस हिमालय के अंतर्गत आता है, लघु या मध्य हिमालय में। यहाँ पर देखिए ये दे देखिए काराकोरम, लद्दाख, जस्कर किस हिमालय के भाग है। जैसे धौलाधर पर्वत पूछ लेगा किस हिमालय का भाग है तो आपको ये ध्यान देना है। अब देखिए अवशिष्ट पर्वत में आपसे पूछ लेगा कौन सा अवशिष्ट पर्वत नहीं है, देखिए इन तीनों का ध्यान रखना है। अवशिष्ट पर्वत है ये विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा, ये तीनों आपके अवशिष्ट पर्वत है, ये आपको ध्यान देना है। सतपुड़ा की बात करते हैं, इसका पीक क्या है, धूपगढ़ है, ये आपको ध्यान देना है। आगे देखिए नीलगिरी पर्वत की बात करते हैं, तमिलनाडु और केरल के मध्य में है, ये सीमा का काम करता है इन दोनों राज्यों के मध्य में। यहाँ पर क्या है, नीलगिरी में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। जैसे ये है, ये देखिए पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, तो ये दोनों को यहाँ पर देखिए ऐसे रहता है, तो यहाँ पर ये मिलाने का काम करता है, यही नीलगिरी पर्वतमाला। इसको जो है इसका जो पीक है ध्यान देना आपको, दोदा बेट्टा है। क्या है, दोदा बेट्टा इसकी पीक है। देखिए पश्चिमी घाट को और किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक।
इसके बाद भारत की सेकंड पीक कौन सी है? भारत की सेकंड सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। और पहली कौन सी है? पहली आपको पता होगी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है, जिसे किशनगढ़ के नाम से भी जाना जाता था पहले। इसके बाद नंदा देवी है, चौथी है, ये आपकी कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। कंचनजंगा आपकी सिक्किम में, ये भी आपको नंदा देवी आपकी चौथी सबसे ऊंची चोटी है, उत्तराखंड में है, और ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। इसके बाद देखिए थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, ये भी आपको पता। पाल घाट कहाँ है? केरल में है, ये आपको पता होना चाहिए। अब थाल घाट और भोर घाट के बारे में बता चुका हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मैं प्रयास कर रहा हूँ, आपको मेहनत मेरी अच्छी लग रही है, और आप अपना सुझाव तो कुछ देना चाहते हैं तो आप जरूर दीजिए। अब देखिए यहाँ शारदा नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ये मिलाम हिमनद से होता है, जो कि उत्तराखंड में है। शांत घाटी कई बार आ चुका है। साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो आपकी केरला में, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद दंडकारण्य क्षेत्र है, जो कि कहाँ पर है? ये आपको एरिया पूछ सकता है कि दंडकारण्य क्षेत्र किस किस स्टेट में है? तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा में ये पड़ता है। इसके बाद पीर पंजाल श्रेणी की बात करते हो तो जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है ये श्रेणी, ठीक। लघु हिमालय की बात करते हैं तो शिवालिक प्लस महान हिमालय के मध्य के भाग को ही लघु हिमालय कहते हैं। कुल्लू घाटी की बात करें धौलाधर और पीर पंजाल के अंतर्गत ये कुल्लू घाटी आपकी आती है। कुल्लू घाटी किस राज्य में? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बता चुका हूं मैं आपको पिछली वीडियो में। द्वीप समूह की हम बात कर लेते। देखिए श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में पुलकित झील के पास है, और यहाँ से आपके इसरो के जो है आपके क्या कहते हैं सैटेलाइट जो है लॉन्च होते हैं श्रीहरिकोटा से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपका आंध्र प्रदेश में यहीं पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान देना है। बैरन द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल की खाड़ी में है ये आपको, ठीक है। इसके बाद है मुंबई। मुंबई में आपके किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है, आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन आ चुका। कहाँ स्थित है? सालसेट द्वीप पर। और आप कमेंट बॉक्स ये बताइए मुंबई की स्थापना किसने की थी? इसको किसने बसाया था? ये आपको क्वेश्चन में करा चुका हूँ वीडियो में, आपने यदि पुरानी वीडियो फॉलो की हुई तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो ये ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। इसका पश्चिमी ढाल जो है खड़ा है और पूर्वी घाट नीचे की तरफ। इसका मतलब ये है, देखिए ऐसे यदि है आप, ये आपका पूर्वी घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट है, ठीक है। पूर्वी घाट जो है आपका नीचे की तरफ है और पश्चिमी घाट खड़ा है, यानी पश्चिमी घाट आपका जो है, पश्चिमी घाट जो है ये ऊंचाई पर है और पूर्वी घाट आपका निचले पर है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर पूछ लेगा कि पश्चिमी ढाल का किस तरह का बना हुआ, तो आपको ध्यान देना है खड़ा है यानी ऊंचाई पर है, पूर्वी घाट नीचे की तरफ ढलान में है। पश्चिमी घाट की बात करते हैं, काहे का बना है? तो ये बेसाल्ट का बना है, ये भी आपको ध्यान देना है। भारत आगे हम बात करते हैं यहाँ पर भारत के तटरेखीय राज्य कितने हैं? 9 है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब कौन कौन से तटरेखीय राज्य हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ तट हैं, गुजरात हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गोवा भी हो जाएगा एक, यहाँ पर आपका कर्नाटक है, मुंबई है, यहाँ पर मुंबई हो जाएगा, तमिलनाडु हो गया, केरल भी यहीं पर आ जाएगा, आपका आंध्रा हो गया, ठीक है। आपका उड़ीसा भी आएगा, वेस्ट बंगाल भी आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जो देश हैं आपके जो है तटीय राज्य हैं, ये आपको ध्यान देना है। 9 है टोटल, ठीक है। आप मैप में देख लेंगे इसे। पुदुचेरी की बात करें तो 4 द्वीपों से मिलकर बनता है, कराईकल और पुदुचेरी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यमन और माहे आपका यमन आंध्र प्रदेश में, माहे केरला में, ये आपको ध्यान देना है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति की है। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। कौन सी? टोडा जनजाति। सहरिया कहाँ रहती है? राजस्थान में रहती है। सोमपेन आपका अंडमान एंड निकोबार में रहती है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए अपोहा क्षेत्र की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है कहीं है। इससे आप देखिए अपोहा क्षेत्र में भी आपको ड्रेनेज सिस्टम बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको आप मैप में देखकर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। गंगा नदी की बात करते हैं तो इसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। और जब ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है तो इसे मेघना नदी कहते हैं। और ये कहाँ गिर जाती है? आपकी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ पे मिलती हैं उसी के पास एक डेल्टा का निर्माण होता है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। आगे बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको सही मिलान में आ जाता है क्वेश्चन मिलान करने को। देखिए ये आपकी जो चली आ रही है ये अलकनंदा है, ठीक है। अलकनंदा में जब धौली गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग पर मिलती है, ठीक है। इसके बाद जब अलकनंदा में नंदाकिनी मिलती है तो कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा में जब पिंडर गंगा मिलती है तो कर्ण प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा में आपकी मंदाकिनी मिलती है तो ये कहाँ मिलती है? रुद्र प्रयाग में। और अलकनंदा में जब भागीरथी नदी मिल जाती है तो देव प्रयाग में मिलती है। और अलकनंदा और भागीरथी ही मिलकर आपके गंगा का निर्माण करती हैं, ये आपको ध्यान देना है,
ठीक। ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं तो रामगंगा, घाघरा, सोन नदी, गंडक, कोसी, यमुना, ये आपकी सब ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी मुख्य हैं। ठीक। शहर की बात करते हैं, कौन कौन से शहर पड़ते हैं? फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर और एक आपका पड़ता है बिजनौर, जहाँ से ये नदी यूपी में प्रवेश करती है। यह भी आपको पता होना चाहिए। यमुना की ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं तो यमुना चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जयमौली हो गए, तीस्ता, कामेंग, सुबनश्री, धनश्री, बूढ़ी दिहांग, कोपली, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ये आपको ध्यान देना है। सतलज नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम कहाँ से? राक्षस लेक मानसरोवर से है। नर्मदा और तापी जो है इस एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का, ये आपको पता होना चाहिए। अपवाद है दोस्तों, ये आपको है, ये दो नदियां ऐसी हैं जो कि आपकी अरब सागर की तरफ गिरती हैं। ठीक है, नर्मदा और तापी ये पश्चिम की ओर चलती हैं, बाकी सब नदियां आप देखेंगे पूर्व की ओर चलती हैं ऐसे, लेकिन ये इधर निकलती हैं पश्चिम की तरफ और ये अरब सागर में गिरती हैं। ये दोनों एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ये आपको भी जानकारी होनी चाहिए। और ये भी आपको चाहिए, नर्मदा नदी रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। ठीक है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ताप्ती जो नदी है इसका सोर्स क्या है? सतपुड़ा पहाड़ है, जो कि बैतूल एमपी से ये इसका सोर्स है, सोर्स बिंदु। नर्मदा की बात करते हैं, सोर्स बिंदु कहाँ है? अमरकंटक पहाड़ी, एमपी, यानी दोनों एमपी से निकलती हैं। तापी आपकी निकलती है, क्या कहते हैं, सतपुड़ा पहाड़ बैतूल से, और आपका नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक पहाड़ी एमपी से। गोदावरी की बात करते हैं तो इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहते हैं, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं दामोदर नदी की, इसे बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी पर आपके दामोदर घाटी परियोजना भी है, इसका सोर्स क्या है? नागपुर पठार है। चित्रकूट जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ स्थित है? इंद्रावती नदी पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का नियाग्रा भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? भारत का नियाग्रा, किसे? चित्रकूट जलप्रपात को। इसके बाद आपका आता है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात आपका कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर आपके एमपी में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आप फूलर झील की बात करते हैं, पीलीभीत में है। गोमती नदी का उद्गम स्थान है ये, कौन सा? फूलर झील। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? ये भी आपको पता होना चाहिए, गोरखपुर। आपके घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी को किस नाम जानते हैं? सरयू नदी के नाम से जानते हैं। सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? अयोध्या नगरी बसी है। ठीक, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चंदूबी झील की बात करते हैं, कहाँ है? असम में, ये आपको पता होना चाहिए। हमीरसर झील कहाँ है? गुजरात में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में आ चुके हैं। आप ये ना सोचिएगा कि ये ऐसे क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, आपको 100% सब सवाल मिलने वाले हैं। आपका पेपर भी देख लीजिएगा, ये झील वगैरह ये सब जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। घुमा कर पूछ सकता है, पता चला कथन से पूछ ले, वो कूट लगा के पूछ ले, या नॉर्मल क्वेश्चन दे दे, लेकिन आएगा इसी से। हुंडू जलप्रपात की बात करते हैं, सुवर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, सुवर्ण रेखा को स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यहाँ पर सोने के टुकड़े भी मिलते हैं, झारखंड में है। ठीक है, अब देखिए जलवायु की बात करते हैं। भारत की जलवायु जो है ग्रीष्म में कैसी चलती है? ग्रीष्म में आपकी जलवायु जो होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप समझेंगे। देखिए जब मैं आपको इन सब चीज़ें का ना थोड़ा सा पेपर हो जाए, उसके बाद मैं अच्छे से समझाऊंगा आखिर कैसे क्या चीज़ें चलती हैं ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए भारत की ग्रीष्म में बात करते हैं, ये होता है यहाँ पर आप देखेंगे इधर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, भारत की ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम कहाँ पड़ता है आपका? ठीक है, आपका देखिए ये दक्षिण है, ये पश्चिम, यहाँ से ऐसे चलती हैं ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, और उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व किधर होगा? ऐसे, ये आपकी यहाँ से निकलती हैं ऐसे चलती हैं, यानी अरब सागर से उठकर आपके उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं। ठंडी में कैसी आती हैं? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, यहाँ से उल्टा चलती हैं, ऐसे चलने लगती हैं। ये आपको ठीक है जानकारी होनी चाहिए। अधिकांश वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दक्षिण पश्चिम मानसून कौन सा? यही है। ठीक, ये आपको ठीक है। इसके बाद आम्र वर्षा की बात करते हैं तो कर्नाटक और केरला में होती है मानसून पूर्व वर्षा की फुहार। ठीक है, ये मानसून जो है पूर्व वर्षा की फुहार के रूप में जाना जाता है। आम फसल के लिए लाभ होते हैं, इसलिए इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। और आगे हम देखते हैं, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों। अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए मानसून का प्रवेश कहाँ से होता है? तो देखिए मानसून का प्रवेश आपको जैसे मैंने मैं बताया यहाँ से ही केरला से होता है। वर्षा सबसे कम कहाँ होती है? लद्दाख में होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से जिले में होती है। उत्तरी
मैदानों में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। उत्तरी मैदान कौन से हैं? ये है आपका उत्तरी मैदान, आपके जो है ये आता है, यानी गंगा के स्थान को ही उत्तरी मैदान के नाम से जाना जाता है, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी आगे प्रजातियों और जनजातियों के बारे में। ये आपको पिछली वीडियो में वर्ड की करा चुका हूँ, जनजातीय मुख्य, और उस पर कुछ राज्य की भी थी हमारे देश के बाद में, इसमें भी कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, रिवीजन के रूप में आपकी हो जाएंगी। धौलाधर श्रेणी में देखिए कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं? गद्दी हो गया, लद्दाखी हो गया, गुज्जर, बकरवाल, लाहौसी और बारी। ठीक, लेप्चा जनजाति आपकी सिक्किम में है, डाफर जनजाति आपकी गुजरात में है। ठीक, डफला कहाँ है? आंध्र प्रदेश यानी अरुणाचल प्रदेश में है और असम में है आपको। ठीक है, चेचू जनजाति कहाँ है? आंध्र प्रदेश और केरला में है। तमरिया जनजाति कहाँ है? झारखंड प्लस उड़ीसा में है। थारू जनजाति यूके और यूपी में है। यूपी में तीसरी सबसे बड़ी आपको थारू जनजाति जो है यूपी में तीसरी है। थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, शोक का त्योहार मनाती है, और इस पे जो है थारू जनजाति अपने को, ये बताइए, एक क्वेश्चन में करा चुका हूँ, किस राजवंश का ये अपने को मानते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद और जनजातियों की बात, देखिए उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी? थारू जनजाति, ये आपको पता होना चाहिए। भील जनजाति की बात करें, भील जनजाति भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भील जनजाति राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, देखिए यूपी में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी पाई जाती है? गोंड, ये आपको पता है। दूसरे नंबर पर है खरवार और तीसरी है थारू, पहली है आपकी गोंड। लिम्बूस की बात करते हैं तो सिक्किम में, कोनियाक की नागालैंड में। अब देखिए यहाँ पर सॉइल की बात आती है। सॉइल की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए काली मिट्टी, सबसे पहले काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानता है, कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है, और ट्रॉपिकल चेरनोजोम के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी जो है अधिकतम कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में। काली मिट्टी जो है, इससे कपास की खेती यहाँ पर होती है, बहुत ही अच्छी स्तर पर होती है, इसीलिए इसे कहते हैं। इसमें क्या है? तीव्र जलधारा क्षमता होती है। ठीक है, काली मिट्टी में आपसे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इसमें क्या है? स्वतः जुताई मिट्टी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतः जुताई मिट्टी, क्योंकि इसमें जलधारा क्षमता अच्छी होती है, उसे रोकने की क्षमता। आगे बात करते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है भारत में। कछारी मिट्टी भी इसे कहते हैं, सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। देश के लगभग आप देख सकते हैं 33.5% भाग पर पाई जाती है। इस पे क्या होता है? देखिए जलोढ़ मृदा में, जो मृदा में N2 की अधिकता कहे से होती है, ये आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आता। दलहनी फसलों से है जो है आपकी N2 की अधिकता होती है, इसलिए कहते हैं, आप देखते होंगे कि हमेशा फसलों को कहा जाता है अदल बदल के करना चाहिए। उससे क्या होता है? मिट्टी की उपज बनी रहती है। एक ही फसल को बार बार करेंगे तो उससे मिट्टी की उपजाऊ जो है, जो केमिकल्स होते हैं, यानी उनमें जो आपके फायदे वाली चीज होती हैं तत्व पाए जाते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। देखिए दलहनी फसलों में अल्फाफा है आपके, दलदली फसलों के अंदर आते हैं अल्फाफा, ड्राई बीन्स, मटर, सोयाबीन और उड़द। अब आगे बात करते हैं हम लाल मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी की बात करते हैं तो लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। इसकी जलीय अवस्था में कैसा रंग होता है? पीला रंग होता है। एसिडिक सॉइल को उपजाऊ कहते हैं। एसिडिक ऑयल को और किस नाम से जानते हैं? कमेंट में बताएंगे। एसिडिक ऑयल को उपजाऊ जिप्सम कारण CaSO4 इंटू 2H2O होता है इसका। ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2O, और CaSO4 इंटू हाफ H2O किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए ऐसे ही जीके का आप जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे ना, कई चीज़ें आपको जैसे आती हैं उसको आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं। इसके बाद देखिए चंबल घाटी में बीहड़ों का निर्माण किसके कारण से होता है? अवनालिका अपर्दन के कारण। ये भी आपको पता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। अब यहाँ पर देखिए सेंट्रल सॉइल सैलिनेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? करनाल, हरियाणा में स्थित है। जल धारण क्षमता मिनिमम किस में होती है? बलुई दोमट में। सबसे अधिक किस में होती है? देखिए काली मिट्टी में क्वेश्चन कराया था। इसी तरह आप करेंगे ना तो आपको रिवीजन भी होता रहता है। एजोला प्लस नीलहरित शैवाल का प्रयोग किसमें किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। एजोला और नीलहरित शैवाल का आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। नीलहरित शैवाल जो है किसमें जो है जैव उर्वरक के रूप में काम आते हैं? आपके जो है धान की खेती में ये काम आते हैं। कावेरी नदी की बात करते हैं। कावेरी नदी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मध्य है। सोर्स कहाँ है? कोडागू जिला, कर्नाटक से। द्वीप इस पे कौन कौन से उपाय से? श्रीरंगपट्टनम है, शिव समुद्रम है, आपका श्रीरंगम द्वीप है। कृष्णा नदी जल विवाद की बात करते हैं, किनके मध्य? कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र के मध्य। ट्रिब्यूटरी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ जाती हैं। कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा। गोदावरी नदी की बात करते हैं तो त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र निकलती है। भारत की सेकंड लंबी नदी है ये, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा भी इसे कहते हैं।
ठीक। अब हिमालय की सभी श्रेणियों को कौन काटती है? सतलज नदी काटती है, हिमालय की सभी श्रेणियों को यह काटती है। इसका सोर्स क्या है? मैंने बताया है, राकस लेक आपके कहाँ है? मानसरोवर में है। ये जो है गार्ज का निर्माण भी करती है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद है यूपी में गंडक नदी नहीं बहती है, आपको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन आया कौन सी नदी यूपी में बहती है? यूपी में देखिए कौन कौन सी नदी बहती है, ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे यमुना आपका होगा, गंगा, यमुना, केन, बेतवा, रामगंगा, रामगंगा भी बहती है, और आपकी घग्गर बहती है, गोदावरी बहती है, लेकिन गंडक नदी नहीं बहती है। ठीक है। मीठी नदी कहाँ पाई जाती है? मुंबई बिहार झील में, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, मीठी नदी इसका नाम ही है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद नदी का जल ग्रहण सर्वाधिक कौन सी नदी का है जल ग्रहण? महानंदा का है, और दूसरा सोन नदी का, ये आपको ध्यान देना है। प्रपात झीलें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। प्रपात झीलों की बात करते हैं, चिल्का झील कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। उलर झील की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर में, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। लोनार झील की बात करें तो महाराष्ट्र में है। नक्की झील राजस्थान में है। कोलेरू आंध्रा में है। पुलिकट झील आंध्रा और तमिलनाडु में है। चित्रकोटा जलप्रपात आपको मैं करा चुका, इंद्रनवती नदी में है, आपका छत्तीसगढ़ में है, बस्तर जिले में, और भारत का न्यायाग्रह इसी को कहते हैं। अब देखिए गर्म झरना है, और राज्य हिमाचल प्रदेश में कौन सा गर्म झरना है? मणिकर्ण, उड़ीसा में ताप्ती तप्तापानी, महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी, गुजरात में है मक्तासुर, चबासर, मीणापुर, लालपुर। भारत में मानसून की उपस्थिति किसके कारण से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, ये आपको ध्यान देना। मानसून पवनों का प्रवेश कहाँ से होता है? केरल से होता है। अब देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर मिट्टी काली मृदा और लाल मृदा की मुख्यतः पाई जाती है। काली मृदा दो प्रकार की होती है, कावड़ मृदा, माड़ मृदा, ये आपको कावड़ मृदा जो है उपजाऊ होती है। अब माड़ मृदा जो है आपकी गेहूं और कपास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि काली मृदा आपको पता ही होगा कपास की मृदा भी से कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है माड़ मृदा? झांसी, ललितपुर, बांदा में, आपको ध्यान देना, क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। ठीक है। अब इसके बाद लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण ये बनती है लेटराइट मिट्टी। ठीक है। इसमें तीव्र विच्छालन क्रिया होती है, उर्वरता इसकी कम होती है। ठीक है। तीव्र विच्छालन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण होता है। ठीक है। इस पे जो क्या पाया जाता है? लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। और इसमें क्या है? N2 प्लस फास्फोरिक अम्ल प्लस पोटास प्लस चूना की इसमें कमी होती है। और देखिए लोहा ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की इसमें अधिकता होती है, और नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास और चूना की इसमें कमी होती है। लैटेराइट मिट्टी के विस्तार की बात करें तो केरल मालाबार तट में प्लस महाराष्ट्र में है। मिट्टी की जलधारण क्षमता की बात करें, जलधारा देखिए कौन सी मिट्टी के टाइप में, मिट्टी का जो है कौन सा भाग होता है? देखिए क्ले जो होती है, मिट्टी का क्ले जो होती है इसमें जलधारण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद सिल्ट में होती है, उसके बाद सैंड में होती है। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन आ चुका है आपको 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। हरिक्का बैराज बांध की बात करते हैं तो कहाँ पर स्थित है? ब्यास सतलज नदी के संगम पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर का ये स्रोत है, कौन सा? हरिक्का बैराज बांध आपका। ये इंदिरा गांधी कैनाल जो है राजस्थान के लिए अति महत्वपूर्ण है, राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना है ये। पोंगा बांध की बात करते हैं तो ब्यास नदी पर है, महाराणा प्रताप सागर यहीं से निकलता है। हरियाली योजना की बात करें, बंजर भूमि के विकास के लिए यही हरियाली योजना ये चालू की गई थी। इसके बाद बात करते हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इडुक्की बांध परियोजना कहाँ है? केरला में है। माता टीला यूपी और एमपी बेतवा नदी पर है, ये आपका झांसी में है। ठीक है। बरुआ सागर के पास, बरुआ सागर के पास नहीं, क्षमा कीजिएगा, ये आपके ललितपुर में है माता टीला। कहाँ है? ललितपुर में। ठीक। नागार्जुन बांध है, नागार्जुन बांध आपका आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर है। पोचमपाद की बात करते हैं, तेलंगाना गोदावरी नदी पर है। बेतवा उसमें आपके क्या कहते हैं? बरुआ सागर में, आपका बरुआ सागर ही है। ठीक है। बरुआ सागर डैम करके है, जो कि आपका झांसी के अंतर्गत आता है। कावेरी जल विवाद की बात करते हैं तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के मध्य विवाद है कावेरी वाला। आगे बात करते हैं, भारत की फर्स्ट जल विद्युत संयंत्र आपकी कौन सी? सिंद्रापोंग दार्जिलिंग है, जो कि 1897 में बनी थी। सेकंड कौन से? शिव समुद्रम कर्नाटका की, ये आपकी 1902 में बनी थी। अब देखिए बांध है यहाँ पर, और ये कहाँ किस नदी पर है? कालागढ़ बांध आपके रामगंगा नदी पर है। चेरुथानी आपकी प्रयाग नदी पर है। मलमपुआ है आपके मलमपुआ ही नदी पर। रिहंद बांध सोन नदी पर, ये आपको ध्यान देना है। हीराकुंड की बात करें तो महानदी पर है, ये हीराकुंड बांध है। ठीक है। हीराकुंड बांध सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा कौन सा है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र और कर्नाटका में है। मैथान बांध आपकी कहाँ पर है? मैथान बांध बराकर नदी पर है जी। अब बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? बराकर नदी है आपकी, बराकर नदी है दामोदर की सहायक नदी है। ये कौन सी?
बराकर नदी है आपकी दामोदर की सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे बात करते हैं दुलहस्ती बांध जो है चेनाब नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। ठीक है, उकाई सागर बांध आपका जो है तापी नदी पर, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए ये कुछ विद्युत परियोजनाएं हैं, इनको भी आपको ध्यान देना है कहाँ पर कौन सी है। बगल विहार पन विद्युत बिजली परियोजना है जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब नदी पर। सिंगरौली जल विद्युत परियोजना है आपको सोनभद्र में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी की है। तुलबुल झेलम नदी पर है जम्मू एंड कश्मीर में। तलैया बांध कहाँ है? बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है, ये भी आपको ध्यान देना है, झारखंड में है। सरदार सरोवर डैम है नर्मदा नदी पर। गोविंद वल्लभ आपका डैम कहाँ पर है? रिहंद नदी सोनभद्र में है, ये भी आपको ध्यान देना है। एग्रीकल्चर की बात करते हैं। देश में एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल एरिया कितने भागों में है? 20 भागों में, आपको ध्यान देना है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय एमपी जबलपुर में है। सरदार पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ यूपी में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में है। एनजी रंगा कृषि यूनिवर्सिटी गुंटूर आंध्र में, ये भी आपको ध्यान देना है। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? गेहूं का पहला यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा पंजाब। गेहूं की प्रजाति की बात करते हैं तो गेहूं की प्रजाति सोनालिका कई बार एग्जाम में आ चुका है। पूसा बेकर, सिंधु गंगा, सुनहरा 64 और कल्याण है। चावल की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कावेरी, गोविंद, रत्ना, पूसा 33 कई बार आ चुका है। शुष्क सम्राट और IR 8। अरहर की बात करते हैं तो पारस है, मटर की प्रकाश है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिचिल्लापल्ली है जो कि तमिलनाडु में, आपको ध्यान देना। भारत का फर्स्ट कृषि विश्वविद्यालय 1960 में है जो कि यूपी कृषि विश्वविद्यालय है, पंतनगर उत्तराखंड में था। ठीक है, इसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? गोविंद पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से काली क्रांति, पेट्रोलियम से लाल क्रांति, मांस और टमाटर से पीली क्रांति, तिलहन से भी आपको ध्यान देना है। तिलहन फसल की बात करते हैं तो ये कुसुम, तिलहनी फसल कौन सी है? कुसुम है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम का है कार्थेमस टिक्टोरियस, ये भी आपको ध्यान देना है। टिलेज पद्धति की बात करते हैं, क्या है? ये क्वेश्चन आ चुका है आपके प्रीवियस ईयर में। टिलेज पद्धति बिना जुताई किए कई वर्षों तक खेती की जा सकती है तो उसे टिलेज पद्धति कहते हैं। अब देखिए बीज की बात करते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के बीज होते हैं, प्रजनक बीज, आधार बीज और आपका प्रमाणित बीज। प्रजनक बीज की बात करते हैं तो उत्पादन का यह मूल स्रोत होता है। ठीक है, मूल स्रोत यानी जो स्वयं से निकलता है, पहली बार, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। अनुसंधान केंद्र व कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इसे तैयार किया जाता है। इसकी पैकिंग का कलर क्या होता है? सुनहरा रंग। ये आपके पैकिंग कलर इसमें पूछ रहा है। प्रजनक बीज का जो पैकिंग कलर है वो सुनहरा होता है। आधार बीज जो है प्रजनक बीज से इसे तैयार किया जाता है, इससे इसको बनाया जाता है प्रोसेस करके, ये इसकी पैकिंग का रंग सफेद होता है। इसके बाद देखिए आधार बीज से ये उत्पादित हो, आधार बीज से आपके जो है प्रमाणित बीज को बनाया जाता है, इसकी पैकिंग का रंग नीला होता है। रंग इनके जरूर याद रखिएगा। ठीक है, किस बीज का क्या रंग है आपको ध्यान। तिलहनी फसलियों की बात करते हैं, कौन कौन सी हैं? देखिए तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली, आपकी तिलहनी फसलें हैं, आपको ध्यान देना है। इसके बाद अरहर की किस्मों की बात करें, कौन कौन से आते हैं? UPAS 120, ICPL 151, बहार और NDA 1, ये आपको ध्यान देना है। देखिए पैकिंग प्रक्रिया क्या है, लाभकारी प्रक्रिया है, ये कहीं में होती है? मूंगफली में होती है, ये आपको ध्यान देना है। गन्ना प्रजनन संस्थान की बात करते हैं, ये SBI कोयम्बटूर। शुगर आपका इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं नेट में, SBI का, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका शुगर करके है ये कुछ। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, इसका देखिए गन्ना की एक फसल है, अड़साली फसल कहते हैं। यह महाराष्ट्र में कम वर्षा क्षेत्र में की जाती है। 16 से 18 महीनों का इसमें समय लगता है। किसमें? अड़साली फसल किससे संबंधित है? गन्ना से संबंधित है। सोयाबीन का अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, MP है, राजस्थान है। इसके बाद सरसों उत्पादन में कौन है? राजस्थान है पहले नंबर पर, MP दूसरे, हरियाणा तीसरे में। चना उत्पादन में महाराष्ट्र पहले है, दूसरे में MP, तीसरे में राजस्थान। ठीक, यहाँ पर देखिए खरपतवार कई बार आ चुका है। फसल में गेहूं में कौन सा लगता है? फ्लेरिस माइनर। मटर में प्याजी, बरसीम में कासनी। गेहूं, मटर और सरसों में बथुआ लगता है, यह आपको गेहूं, मटर, सरसों में। दलहनी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? MP में होता है। कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में, टसर रेशम का झारखंड में, सहतूत रेशम का आपके क्या कहते हैं? कर्नाटक में भी आपको ध्यान देना है रेशम के बारे में। और आगे हम फसलों की बात करते हैं, इनकी प्रजाति। सरसों की कौन सी प्रजाति है? वरोड़ा। मटर की रचना, अलसी की नीलम और चना की राधे। तो ये दोस्तों आज की वीडियो हो गई, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसमें आप अगर कोई भी सुझाव या आप 2 शब्द यदि अच्छे बोलेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप कमेंट बॉक्स में यदि सलाह देंगे तो अच्छा लगेगा। और चैनल को सपोर्ट करिए, जिससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाता रहूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक ले दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।